नमस्कार, घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंसर। सिलसिले को आगे बढ़ाएं, पहले देखते हैं आज का एजेंडा। लोकसभा में पेश हुआ कालाधन रोकथाम बिल। सरकार का दावा, विदेशों में जमा काले धन से निपटने में सरकार होगी कारगर। मनी बिल पर विपक्ष ने उठाए सवाल। और आय से अधिक संपत्ति मामले में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता हाईकोर्ट से हुई बरी। कहा, खरा सोना बनकर निकली, फिर संभालेंगी सीएम पद की कुर्सी। तो आज के एजेंडे में दो अहम मुद्दे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लैक मनी बिल की, जो कि लोकसभा से ध्वनिमत से पास हो गया है। आज इसे लोकसभा में रखा गया था बहस के लिए और उसके बाद ये बिल जो है पास हुआ है। तो लेकिन सवाल कई तरह के हैं। जिस तरह से आम लोगों की अगर हम बात करें, जिस तरह का माहौल पूरे देश में बना और जिस तरह से इस पूरे मामले पर राजनीति हुई, विपक्ष ने जिस तरह से प्रधानमंत्री के ऊपर, यानी सरकार गठन के बाद प्रधानमंत्री के ऊपर इस बात का दबाव डाला कि वो 15 लाख जो हर अकाउंट में आने थे वो पैसे कब आएंगे, इस तरह के सवालात पूछे गए। लेकिन राजनीति भी इस पर खूब हुई और आखिरकार लोकसभा में जब इस बिल को रखा गया, ध्वनिमत से यह बिल पास हुआ। विपक्ष का जो एतराज था उसे सरकार की तरफ से नजरअंदाज किया गया, यानी स्टैंडिंग कमेटी में बिल को भेजे जाने की बात की गई थी। लेकिन सरकार ने इस जो है डिमांड को एक तरह से खारिज कर दिया और उसके बाद उस पर बहस हुई और यह बिल फिलहाल जो है लोकसभा से पास कर दिया गया है। हमारे साथ तो इस वक्त शकील-उज़्ज़मान अंसारी साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ मोहम्मद शाहिद अली साहब हैं, जो कि सीनियर अधिवक्ता हैं। हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ रमेश चंद्र रत्न जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिलीप के सिंह जी हैं। हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो सिलसिले को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले दिलीप जी, हम आपके पास आएंगे और आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से, हालांकि एक ये कहा जा सकता है कि लोकसभा से ये बिल पास हुआ है, लेकिन अगर राज्यसभा की बात करें, क्या वहां पर जाने के बाद ये बिल कानूनी शक्ल, जाहिर सी बात है, उसके बाद अख्तियार कर जाएगा, लेकिन किस तरह से इस पूरे बिल को देखा जाए? अरुण जेटली जी के बजट में ही बहुत साफ संकेत थे कि वो इस तरह के कानून बनाने जा रहे हैं। और चुनाव से पहले जो लगातार काला धन को लेके जो चर्चाएं हुई, जो सभाएं हुई और जो वादे किए गए, उसमें एक तो सुप्रीम कोर्ट के जो आधार पे जो एक एसआईटी गठन हुआ, एक तरफ था वो सरकार के तरफ से इसको रोकने के लिए, काला धन आगे ना और पैदा हो, इस तरह का और ना क्रिएट किए जाए, इसके लिए जो एक कारगर कानून की आवश्यकता थी, उसके तरफ ये एक पहल है। और इसमें जो कानून बन के आया, उस पर जो विपक्षी दल के आपने भाषण जितने सुने होंगे, उन्होंने ये जरूर कहा कि चूंकि मनी बिल है इसलिए इसमें और भी इसको पार्लियामेंट कमेटी को भेजा जाए। लेकिन ये शुरुआत है, जो सत्ता पक्ष का कहना था कि शुरुआत है और एक अच्छे कानून की शुरुआत हो जाए, फिर उसमें आप अमेंडमेंट जब चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन अभी इस तरह का कानून कोई नहीं है जो कालाधन को बढ़ने से या क्रिएट होने से रोके। तो उसके लिए, लेकिन इसमें भी एक बहुत साफ है, ये खास करके उस धन के लिए है जो फॉरेन, ये विदेशी धन से इससे जुड़ा हुआ है। और विदेशों में जो धन इससे बनेंगे उसको लेके ये उसको रोकता है, उसको ये दुरुस्त करता है, उसको ठीक करता है, अगर ये राज्यसभा से और फिर राष्ट्रपति के पास जाने के बाद। लेकिन जो आपने सवाल पूछा कि क्या लोकसभा में सरकार के पास स्पष्ट बहुमत है, समर्थन भी है, इसको राजनीतिक रूप से कोई पार्टी विरोध नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सियासी तौर पर किसी पार्टी के लिए मुश्किल पैदा कर देगी। क्योंकि अगर आप उसका विरोध करते हैं, यानी कि आप काला धन न तो वो क्रिएट ना हो, उसके रोकने के खिलाफ आप नहीं है। और दूसरा, सरकार का जो अभी तक का मैनेजमेंट है, उसमें कांग्रेस पार्टी को भी पता है कि आज काला धन पे अगर कांग्रेस पार्टी का रुख राज्यसभा में नेगेटिव होता है या उसको रोकना चाहेंगे, तो उनके लिए फिर जो आज कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं ऑफेंसिव है सरकार के, क्योंकि ये एक मनी बिल है। नहीं, मनी बिल है सरकार के पास, मनी बिल है इसलिए बहुमत से पास हुआ है, वहां पर राज्यसभा में उनके पास है। लेकिन मनी बिल है, जरूरी है कि राज्यसभा से ये पास हो। आप है कि प्रावधान क्या है बिल में, जो डिटेल्स है वो क्या है।
जो बातें हैं वो क्या कहती है, क्या उससे ब्लैक मनी का जो क्रिएशन है वो रुकता है जो फॉरेन में है, विदेश में है। तो ये वो महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर उसमें आप खामी नहीं गिना सकते हैं तो सिर्फ सियासत करने के लिए या ये मनी बिल है ये कह के रोकने के लिए अगर आप प्रयास करेंगे तो बीजेपी और एनडीए कांग्रेस के इसी सवाल पे कांग्रेस को घेर सकती है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता है इस समय, जो रणनीतिकार है, उनको पता है कि ये कितना संवेदनशील, जैसा कई लोगों ने सवाल किए 15 लाख रुपए के बारे में, कई लोगों के अपने सवाल थे, वो उस सवाल को उठाते रहे हैं, उस पर सरकार को घेरते रहे। लेकिन इसके बाद क्या होगा? अगर कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल इसको रोकने का रास्ता प्रयास करते तो उन्होंने किसके ऊपर जाएगा? पार्टी क्या, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो क्या इस तरह के आरोप नहीं लगाएंगे? तो मुझे लगता है कि ये मुश्किल है, खास करके सरकार ने एक तरह से ये बिल पास करके लोकसभा में कि जहां हमारा स्पष्ट बहुमत है वहां तो हमने अपना इरादा हमने बता दिया। अब जो बॉल है वो विपक्ष के ताले में है, क्योंकि राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी के रूप में या कांग्रेस अन्य विपक्षी दल क्या करते, मुझे लगता है कि ये जो बिल है, ऐसा मेरा मानना है कि जो स्थिति है इसका, जो जितना इस पे सियासत हुई है, जितना सियासत गरमाते रहा है, जिस पे लगातार जारी है, उसके लिए ये जरूरी है कि ये बिल राज्यसभा में भी पास हो। नहीं तो यही हथियार भारतीय जनता पार्टी के पास भी होगा अपने विपक्ष, और वो विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। इससे पहले कि हम और आगे बढ़े, लेकिन कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सुनवाते चले। अरुण जेटली साहब ने क्या कुछ कहा है, खासतौर से 120% यानी 120% तक की जो बात उन्होंने कही है कि टैक्स वसूले जाने का यहाँ पर इस बिल में प्रावधान है, इससे जुड़ी हुई क्या कुछ जी क्या कुछ है वो जरा सा सुने आप। जो कंप्लायंस विंडो के तहत करेंगे उनको 30+30 देना पड़ेगा। जो कंप्लायंस विंडो के बाद में पकड़े जाएंगे, जो घोषणा नहीं करेंगे, 30+90 यानी टोटल 120 देना पड़ेगा। 120, मैंने शायद पहली बार 30+120 कहा था, तो 30+90 टोटल 120 देना पड़ेगा, और उसके साथ साथ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी उनके ऊपर होगा। दिस लॉ इज ओनली अ लॉ फॉर इम्पोजिंग टैक्सेस on undisclosed income kept outside India. Because it's a new tax, an opportunity for compliance is being given. Those who miss the opportunity will have a penal provision and a prosecution. That's in a nutshell is the bill. Those who keep it outside and don't avail of that and are eventually penalized, जो मुलायम सिंह जी कह रहे थे कि उनके जो भारत में एसेट्स हैं फिर वो रिकवरी उसके अगेंस्ट भी हो सकती है, ये भी इसमें प्रावधान है। लास्ट 11 months you have been very boldly saying why don't you take the steps? We've taken the steps, so please now start walking the talk and support those steps rather than go into technicalities of referring it to the standing committee. और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव क्या कुछ कहते नजर आए इस मुद्दे को लेकर, आइए वो सुनते हैं। ये पता चले सदन को, केवल इतना चल जाए कि ब्लैक मनी हिंदुस्तान में कितनी है, विदेश में कितनी है। क्यों कई बार ये बहस हो चुकी, कई बार सवाल उठ चुके, कई बार सवाल उठे, अभी नहीं पिछले साल। क्या बोल रहे हैं तुम मुलायम जी? इतना पता अभी तक, इतना मैं आप कहें। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा क्या कह रहे हैं, आइए वो भी सुनते हैं। हम अपनी पार्टी की तरफ से इस बिल के समर्थन में, इस बिल का समर्थन करने के लिए इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। समर्थन इसीलिए कि हम नहीं चाहते कि कल को सरकार ये कहे कि लोगों के 15 लाख काले धन के बीच में और सरकार के बीच में विपक्ष खड़ा है। We do not think that this bill is going to be effective enough to get back substantial black money into the country as is promised. That's our first fear about this bill. Secondly, we feel that it has no provision whatsoever to ensure that the black money that we get out back in our country is actually sent to the accounts of the citizens, as was the poll promise of the Bharatiya Janata Party. Thirdly, we fear that this bill will lead to
a lot of hardships on many tax-paying, law-abiding, innocent, unsuspecting residents and citizens of our country. And I will, during the course of my deliberation, talk about in detail each one of these points, the political background of it, ma'am. My heart goes out to those people in Madison Square who was chanting Modi, Modi. My heart goes out to those. Imagine there was a person in Madison Square who was chanting Modi, Modi. He wants to come back to India. Some NRI there, he gets patriotic and he wants to come back to India. Now, if he comes back to India, Honorable Finance Minister, he will be, first thing that he'll be needed to do, as per your law, is to declare all his assets, everything. Not only that, not only does he need to declare all the assets, the section 211 of the current bill says, he states that a foreign asset, even if disclosed in income tax return, will be treated as undisclosed foreign asset by tax officer if he is not satisfied by the source of investment of that assessment provided by the assessee. And not only that, ma'am, adding to this, the tax, if the tax officer imposes penalty, assessee has no provision to seek stay and has to pay the amount. So basically, this gives unbridled power to the tax authorities to harass these Indian students who have gone to study abroad, the Indian professionals who are working abroad and have stayed there for last 8 years, and all the NRI community who, if come back, where it says if and the NRI comes back, he has to provide a proper money trail of all the assets that he has acquired over so many years abroad. And if the money, the paper trail is not properly verified by the tax authorities, imagine what will happen. और हमारे साथ बीजेपी नेता रमेश चंद्र रतन भी मौजूद हैं। रमेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो बात मुलायम सिंह अभी कह रहे थे कि अभी ये चीज क्लियर नहीं है कि ब्लैक मनी कितनी है, कहां पर क्या कुछ जो है पोजीशन है, अभी सरकार को इसके बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। सबसे पहले तो ये कि ये जो बिल है जी, ये मनी बिल नहीं बल्कि ब्लैक मनी बिल है जी। और जब किसी चीज़ का कोई फॉर्मेट बनता है तो फॉर्मेट बनने के बाद, उसकी एक्सेप्टेंस के बाद जो भी चेंजेस हैं, अमेंडमेंट जिसे वर्ड यूज़ करते हैं लीगली, वो तो कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद जो प्रोविजन है होता रहता है और होगा भी। लेकिन बहुत आश्चर्य की बात है कि बीजेपी जहाँ मैनिफेस्टो से लेकर के, अपने भाषणों से लेकर के और बजट के एग्जीक्यूशन का एक स्टार्ट जो स्वरूप दिखाई दिया है, जहां विपक्ष और विपक्ष के कुछ साथियों ने ये कि कहाँ गए 15 लाख, ये एक जो ब्लैक मनी का एक स्वरूप दिखाया था कि अगर वो ब्लैक मनी जिस टाइप से गई हुई है, अगर वो वापस आए तो हमारे प्रत्येक घर को 15 लाख रुपए उसमें प्रोवाइड हो सकता है। वो एक डिफाइन करने का सिस्टम था, लेकिन उसका एक बड़ी खिल्ली के रूप में उड़ाया गया। 15 लाख कहाँ गए, 15 लाख कहाँ गए। आज विपक्ष की दोहरी जो नीति है, जो तरीके हैं, अब इसमें इसको डिफाइन करना, ये तो एक क्लोज विंडो, ओपन विंडो, और उसके क्लोज विंडो ओपन विंडो का तो ओपन करके दिखाई दिया है। अब एनआरआई के बेसिस पे बोले यहाँ मतलब मिसगाइड करने वाला वो है। ये निश्चित ही इनका मुंह काला हो जाएगा, इनका मुंह काला हो जाएगा अगर इसका विपक्ष जो है और उसकी नीति भी देश देख रहा है। ये कौन मिसगाइड कर रहा है, किस तरह से कर रहा है? ध्वनि मत से विपक्ष की जो भूमिका है, जो बिल्कुल ओपन हार्ट होनी चाहिए, और ये बिल जो है राज्यसभा में भी बिल्कुल निश्चित पास होगा। और अगर कहीं किस टाइप से हुआ तो ये देश देख रहा है। नहीं, ये तो कांग्रेस ने कह दिया। ब्लैक मनी, दीपेंद्र हुड्डा तो ये कह रहे थे कि भाई हम अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेना चाहते। नहीं, अब लेकिन वो डिफाइन करने का फॉर्मूला भी तो अपना रहे, जबकि उसमें जो जेटली ने ओपन कर दिया है क्लोज विंडो और ओपन विंडो का, और उसका मल्टीप्लाई करके भी ओपन कर दिया है, उसके रेशियो को भी आप देख लें। और इसमें दूसरा जहां अमेंडमेंट वाली पोजीशन है तो उसमें तो कहीं कोई है ही नहीं, उसमें तो प्रोविजन है। तो इसलिए जो है ये देश देख रहा है, और ब्लैक मनी के सिस्टम को इस खाली जो है एनआरआई या किसी आउटसोर्सेस का चक्कर नहीं है। ब्लैक मनी का जैसे प्रोसीजर एडॉप्ट जब होता है तो घर की आर्थिक व्यवस्था भी बिगड़ती है और सारा सिस्टम बिगड़ता है। तो इसलिए जिससे देश पीड़ित था और जिसमें से तमाम चीजें करप्शन में पैदा हुआ, और बहुत सारी चीजें जो जब मनी के एक डार्क उसमें इंडोर में चली जाती है तो उसके सिस्टम बिल्कुल बदल जाते हैं। तो इसलिए इसका बिल का पास होना बहुत ही अति आवश्यक है।
ये दूरगामी देश के चौमुखी विकास के लिए एक बेहतरीन अंजाम होगा। और जो 15 लाख का जो जुमला जो कह रखे हैं, इस जुमले को भी एक एजुकेशन के रूप में देखने का मौका मिलेगा। चलिए एक छोटे से ब्रेक का समय है, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद घटना चक्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं लोकसभा से ब्लैक मनी बिल पास हो चुका है और जिस तरह से कांग्रेस ने संकेत दिए हैं और कहा है कि अब इस बिल का ज्यादा विरोध वो नहीं करते हैं, चूंकि उनके ऊपर इसका जो है एक तरह से इल्जाम ना जाए, तो जो है सरकार को एक तरह से राहत की सांस यहां पर कांग्रेस की तरफ से दी है। हमने दिलीप जी की भी बात को सुना और जो है साथ ही साथ रमेश चंद्र जी की बात को सुना, लेकिन शकील साहब आपसे एक चीज समझना चाहेंगे। अभी सरकार के पास जो है ये चीज क्लियर नहीं है कि देश के अंदर कितना ब्लैक मनी है, बाहर विदेशों के बैंकों में कितना ब्लैक मनी है। इसको लेकर बार बार जो है बहस होती रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो है किए जाते रहे हैं। साथ ही साथ विपक्ष ये भी कहता रहा कि साहब जो रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वादा करते रहे, दावा करते रहे कि साहब सरकार आएगी तो उसके बाद 15 लाख रुपया सबके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, कैसे देखेंगे इसे? देखिए, ये बिल को तो बहुत ही जल्दी में लाया गया है, उसका स्टडी हमें भी बहुत हद तक नहीं है, इसलिए इसमें 2-3 चीज सामने आती है। सबसे पहले चीजें ये आती हैं कि ये बिल किस लिए लाया गया है, किस उसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य अभी स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ये ब्लैक मनी डिस्क्लोजर बिल है या फॉरेन में जो जिन स्विस बैंक में फंसे हुए पैसे थे उनको वापस लाने के लिए बिल लाया गया है, या हिंदुस्तान के अंदर जो पैरेलल इकोनॉमी चलती है देश के अंदर और उसको बाहर से भी जोड़ लें ब्लैक मनी की, वो उस इकोनॉमी को, पैरेलल इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए बिल लाया गया है। तो ये पूरा स्टडी का सवाल है। अभी जहां तक जब तो कह रहे हैं चौमुखी विकास होगा इससे देश का, वो तो ठीक है। अभी जैसे एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, अब सिस्टम में रतन जी अभी बोल रहे थे कि मनी बिल नहीं है, ब्लैक मनी बिल है। तो ये कंसेप्ट अभी तक इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में मनी बिल और ब्लैक मनी बिल का नहीं आया, लेकिन भाई बोल रहे हैं तो हम उनकी बात को काट सकते हैं। बहरहाल, तो बिल का 2-3 चीजें हैं, ये 3 तरह का है। ये डिस्क्लोजर अगर है तो ये डिस्क्लोजर की इंडस्ट्री बहुत दिन से वेट कर रहा था नरेंद्र मोदी की सरकार बनने से। भाई आप कितने भी डिबेट अगर जो इंडस्ट्री के साथ जो हुए हैं आप उनको देखिएगा तो आपको पता लगेगा, उसमें कहा गया था कि कोई डिस्क्लोजर बिल आना चाहिए या कोई एक्ट आना चाहिए या कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आना चाहिए, वो जो टेक्निकलिटीज के लिए। तो वो अगर है ठीक है। अगर फॉरेन वाला अगर है बिल, ब्लैक मनी स्विस बैंक से तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो जैसे दिलीप जी बोल रहे थे कि पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस और दूसरी पार्टियां इसका विरोध नहीं करेंगी, ठीक है, उनकी मजबूरी है कि चूंकि करप्शन के इशू इतने देश के अंदर फैले हुए हैं और जिस इशू पर हम समझते हैं कि वन ऑफ द मेजर इशू था जो सत्ता का परिवर्तन हुआ है, तो उसमें वो ज्यादा झंझट में नहीं पड़ेंगे। लेकिन 2-3 चीज तो क्लियर होना बहुत जरूरी है कि इस झगड़े के बावजूद पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम ब्रेक तो नहीं कर देंगे। मनी बिल आज तक इस तरह से नहीं लाया जाता है आनन फानन में, और आनन फानन में एक दिन के अंदर वाइस मत से पास हुआ हो। मनी बिल के लिए बहुत ही लजुमात है, उनको कम से कम 7 दिन पहले उसकी कॉपी सप्लाई करनी पड़ती है, और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में वो सिस्टम है वो अलग है। तो हम समझते हैं ये कि ये अगर स्टैंडिंग कमेटी को कहा जा रहा है भेजने को, तो कोई जरूरी नहीं 2 दिन 1 हफ्ता टाइम फिक्स करके अगर स्टैंडिंग कमेटी को दे सकते हैं तो दीजिए, अगर नहीं दे सकते तो नहीं दीजिए। फिर आप जो कह रहे हैं कि एक्ट में परिवर्तन तो हमेशा होता रहता है, लेकिन अभी आपके सामने बिल है
और बिल में अमेंडमेंट जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है, उसका राइट है पार्लियामेंट का और मेंबर का राइट है कि अमेंडमेंट उस बिल में दे, उसको आप रोक लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि कभी भी कर लेंगे। जो आज आप रोक लगा रहे हैं कल कर रहे हैं, तो इससे मंशा कुछ क्लियर कट नहीं है। राज्यसभा में अमेंडमेंट से रोका, अभी ना आपका बयान आया ना, पास हो गया कि अमेंडमेंट नहीं देंगे, अभी बाद में करेंगे, आया और पास हो गया। अमेंडमेंट का राइट, अमेंडमेंट आपने एक्सेप्ट किया तभी तो पास हुआ ना। नहीं अमेंडमेंट नहीं दिया आपने फेवर में तभी तो हुआ। नहीं, वो तो वाइस वोट से हुआ है। बिना मर्जी को पास हो जाए। हाँ, बिना मर्जी से भी वाइस वोट से अमेंडमेंट देने की राइट नहीं है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। हम पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। अगर वो कांग्रेस भी मिल जाती है आपके साथ तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को थोड़ी मदद कर रही है वो। मैं तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूं कि अमेंडमेंट का राइट नहीं दिया गया। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ही हिसाब से मैं आपको जब वॉइस वोट से और जो नहीं हम आप वॉइस वोट से वो एकदम राइट है पास होना, वो उस पर डिबेट नहीं कर रहा हूं मैं कि वॉइस वोट पर राइट है। एक मिनट आप क्लियर नहीं आते। दीपेंद्र हुड्डा ने खड़े होके कांग्रेस के तरफ से जो विपक्ष है वो कहे कि हम इसका समर्थन करना चाहते हैं। उन्होंने बताया, सियासी कारण बताया। मैं क्योंकि दिलीप जी, मैं एक सेकंड आप मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप बोल रहे हैं। डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो उसको समग्रता में रखिए, उसको अपने चश्मे से उसको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मत देखिए। वो उसी प्रक्रिया से बिल ये लोकसभा में पास हुआ। अरे अगर कांग्रेस और बीजेपी मिल के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का गला ढो के तो एक्सेप्टेबल हो गया क्या? लोग एक्सेप्टेबल, अगर वो एक्सेप्टेबल हो गया, वो प्रोसेस नहीं होता, प्रोसेस बिल पास हो जाता क्या? बिल पास होने का प्रोसेस है। मैं जो कह रहा हूं, मेरी बात तो आपने पूरी बीच में, मैं उसको रोक नहीं रहा हूं। प्रोसेस के हिसाब से बिल जब इंट्रोड्यूस हो गया, आपने कहा अभी अमेंडमेंट हम नहीं लेंगे। अमेंडमेंट इसलिए नहीं लेंगे, आपने कहा कभी भी बिल पास करके भी अमेंडमेंट किया जा सकता है। बिल के अंदर नहीं, नया अमेंडमेंट लाया जाएगा जब भी हो। तो आपने अमेंडमेंट का टाइम तो रखा नहीं है। इसमें आप अपने को समझने का प्रयास कर लीजिएगा। अमेंडमेंट अभी शब्द नहीं है, उसमें यह कहा है कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद अमेंडमेंट किसी भी स्टेज पर कभी भी आ सकता है। वही तो आपकी बात को हम कह रहे हैं। नहीं अभी आप नहीं ले रहे हैं बिल के लिए अमेंडमेंट इमीडिएट आपने रोक दिया। अगर उसमें खामी तो क्यों नहीं है अमेंडमेंट का? अमेंडमेंट देने का राइट भी अपोज किया होता, क्यों नहीं अपोज किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? अपोज किया नहीं किया। करना चाहिए था। जिसको करना चाहिए था उसको करना चाहिए। ये हम यहाँ डिबेट कर रहे हैं इसके लिए नहीं कि आप बीजेपी, अब वो कांग्रेस जानेंगे या आप जानेंगे। कांग्रेस और बीजेपी मिलकर पार्लियामेंट का गला नहीं घोट सकते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं थी हमारे, डिबेट में तो नहीं थी। रमेश साहब जो बात कह रहे हैं, आप ये देखिए कि एक पार्टी नहीं है सिर्फ विपक्ष में, कई पार्टियां विपक्ष में है और ये बिल का महत्व तो इससे साफ होता है। और कहीं ना कहीं आप ये देखिए, देश में अब तक जो एक छवि राजनेताओं की बनी है, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो मिले जुले हैं, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। और अगर बाहर और ये जो मैसेज गया है लोकसभा से, जहां कांग्रेस पार्टी अलग विपक्षी दल के नेता भी खड़े होके इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ एक मंशा है कि वी शैल नॉट बी सीन एज की सपोर्टिंग। आपकी उस बात को मैंने रिपीट कर दिया, ठीक है, कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मैं तो सिस्टम की बात कह रहा था। एक छोटा रिएक्शन रह गया। सिस्टम की बात आप नहीं, इट इज नॉट ए सिस्टम। आप बोल दीजिएगा नहीं। पार्लियामेंट में तो बिल का जो प्रोसीजर है पार्लियामेंट्री सिस्टम का, एक छोटा सा हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि पास करना है या नहीं करना। कर लिया, कर सकते हैं, मेजोरिटी इज ग्रांटेड। शकील साहब, इसमें दो सर, अभी जो आपने हुड्डा साहब का स्टेटमेंट दिखाया, एक सेकंड, और ये दिलीप साहब ने भी एक बात कही, जो दूसरा पक्ष है उसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि काला धन को जो विदेश में है या वहां से जो आएगा उसको लिए तो कानून बना। हाँ। लेकिन जो एक बड़ी जिसकी आवश्यकता है कि जो देश में काला धन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ विदेश में काला धन है, उसके लिए जो कानून इसके साथ जो एक मेजर, मुझे लगता है अगर आपको ब्लैक मनी को रोकना है तो सिर्फ विदेश से आता है या विदेश जाता है ऐसी बात नहीं है, यहां पे भी है। उसके लिए कोई अभी तक जो एक मुझे लग रहा है कि अगर सरकार वाकई गंभीरता तो इसको साथ लेके आना चाहिए था कि आप कह रहे हैं ये कानून नहीं था तो फेमा का कानून भी पहले से मौजूद है, ऐसा नहीं कि कोई नई चीज आ रही है। आप क्या आप कह रहे हैं?
कहा दिलीप जी, कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई कानून रमेश नहीं था जी, पहले रमेश जी, ऑलरेडी विंडो क्लोज नहीं होगी। मैं आप दिलीप जी, ऑलरेडी एग्जिस्ट। दिलीप जी, एक छोटा सा रिएक्शन शाहिद साहब से, शाहिद साहब से सबसे छोटा ऐसा सा रिएक्शन हो है, जाए। जैसा अभी हुड्डा जी ने कहा और दिलीप जी ने कहा, जी। ये जो बिल लाया गया है सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए लाया गया है। भारतीय जनता पार्टी की जो छवि चारों तरफ लोगों के सामने उजागर हो चुकी है, जो काला चेहरा भारतीय जनता पार्टी का उजागर हो चुका है समाज के सामने, हिंदुस्तान के सामने, उस चेहरे को साफ करने के लिए इस बिल को लेकर आया गया है। रमेश जी, चीखने से बात सच नहीं हो जाया करती है। किस पार्टी रमेश चंद्र जी, चीखने से बातें सच नहीं हो जाया करती है। आप किस पार्टी के हैं? काला चेहरा हम बता रहे हैं, काला चेहरा कह रहे हैं, विद रेस्पॉन्सिबिलिटी कह रहे हैं। काला चेहरा बिल्कुल काला चेहरा ये है कि आपने ये कहा 15 लाख रुपए हर अकाउंट के अंदर आएंगे, आपने कोई इस पे एक्शन नहीं लिया। आपकी पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हैं वो टीवी चैनल में बैठ के कहते हैं कि वो जुमला था सिर्फ क्या? वो जुमला था, अमित शाह के बयान को डिस्कस कर रहे हैं। ये एक जुमला था। ये पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इस बिल को लाया गया है। बहुत जल्दी में इस बिल को लेके आया गया है, जो कि सिर्फ फेस सेविंग के लिए लेके आया गया है। सर, आप मुझसे अगर लीगल सवाल करेंगे तो मैं लीगल जवाब में दूंगा आपको। इन्होंने मुझसे रिएक्शन मांगा है और रिएक्शन में मुझे कोई बार नहीं है, मैं ये अपनी बात नहीं कह सकता हूँ। आप किस पार्टी के हैं? ये तो बोलने से बात सच नहीं हो जाएगा। झूठने की कोशिश ना करें। आप किस पार्लियामेंट के अंदर आप झूठ ऐसा कोई बात नहीं है कि जो आपके मुताबिक वही सही होगा क्या? अंसारी जी, एक मिनट प्लीज। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बिल्कुल भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। मैं समाज का वो अंग हूँ, मैं समाज का वो अंग हूँ जिस अंग को ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी जिससे चलती है। अरे आप अपना नाम और सुना परिचय तो दे दीजिएगा। मेरा नाम ये देंगे क्या? अभी इंट्रोड्यूस कराया गया। एडवोकेट शाहिद अली साहब हैं। मेंबर है। रमेश चंद्र जी, बात बहुत कड़वी लग गई आपको शायद। अरे छोड़िए ना, कभी आप नहीं जी, उस पे बात ठीक है, ठीक है। सुनने की आपको ठीक बात है, नहीं शाहिद भाई, आप तहजीब नहीं कर रहे, काला चेहरा बिल्कुल बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल और विद रेस्पॉन्सिबिलिटी, विद रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका स्वयं का चेहरा काला है। सर, विद रेस्पॉन्सिबिलिटी में कह रहा हूं। ये पॉलिटिकल माइलेज देने के लिए है, व्यक्तिगत रमेश जी, व्यक्तिगत नहीं, व्यक्ति पे नहीं बात करिए। मैं कह रहा हूं आपके सब साथ में आगे खड़े हो गए कि उनकी बेइज्जती ना हो जाए, या जो आवाम है, आवाम के सामने उनका भी कोई काला चेहरा सामने न चला जाए। इसके अलावा और कोई भी इसका उद्देश्य नहीं है इस बिल को लाके आने का। जानते हैं राज्यसभा में उनके पास मेजोरिटी नहीं है, अचानक ही इस चीज को लिया बिना डिस्कशन करवा करके। मुझे बता दीजिए, जो ऑलरेडी पैसा दिलीप जी, जो ऑलरेडी पैसा स्विस बैंक में पड़ा हुआ है, उस पैसे को लाने के लिए इस बिल के अंदर क्या किया गया है? शाहिद साहब, एक चीज हम समझना चाहेंगे। शाहिद साहब, एक चीज हम समझना चाहेंगे। कांग्रेस कह रही है कि हम इसमें किसी तरह की कोई रुकावट नहीं। मैंने वही कहा ना, हम ये समर्थन पॉलिटिकल माइलेज कर रहे हैं इस बिल का। उन्होंने इस तरह से उसको किया है। बीजेपी अगर माइलेज, यही कहा ना, बीजेपी अगर माइलेज हासिल कर रही है, कांग्रेस भी माइलेज हासिल कर रही है, तो आखिर कौन कर रहा है? एग्जैक्टली मैं आपसे वही कह रहा हूं कि इसमें जो नुकसान है, पूरे मुल्क का नुकसान है, पूरे मुल्क को बेवकूफ बनाने सर, मेरा चेहरा बहुत क्लीन है। रमेश चंद्र जी, आपसे क्लीन है मेरा चेहरा। रमेश चंद्र जी, ये गलत बातें करके और ये तेज आवाज में बोल के बात सच नहीं हो जाया करती है। पूरा मुल्क देख रहा है, पूरा मुल्क सुन रहा है। मुल्क का आपने ठेका दे रखा है। सर, मैं मुल्क का एक अभिन्न अंग हूँ, मुल्क का एक बाशिंदा हूँ, मैं मुल्क का एक शहरी हूँ। ठीक है, मेरे कंधों में जिम्मेदारी है। उनका एतराज देख लेते हैं क्या है, किस बात पे है वो। और तीसरी चीज ये है कि जो मुल्क के अंदर पैसा है, ब्लैक मनी, गलत बात है कि मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा ब्लैक मनी है, उसके लिए कहते हैं बेनामी लो हम बाद में लेके आएंगे। अगर आपकी वाकई में इंटेंशन इतनी अच्छी थी, आप ब्लैक मनी को लेके आना चाहते थे, आपने बेनामी लो के लिए क्या इनकॉर्पोरेट किया इस बिल के अंदर? तो क्यों बोल रहे हैं? आपने कुछ भी इनकॉर्पोरेट नहीं किया, आपने कोई इसके अंदर बहस नहीं करवाई। आपको सिर्फ बहस करवानी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं सर, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। रमेश जी, रमेश जी, रमेश जी, हंसा नहीं बाहर जा रहे, बिल्कुल गलत किया रमेश जी, रमेश जी, रमेश जी, शाहिद साहब, शाहिद साहब, प्लीज कंट्रोल। नहीं, रमेश जी, रमेश जी, बिल्कुल काला चेहरा है। रमेश जी, इस तरह से गुजारिश है, कैसे कर सकते हैं आप? अरे आप बदतमीज है, काला चेहरा कैसे करते हैं? रमेश जी, बिल्कुल काला चेहरा, आपको तमीज है? बिल्कुल तमीज है, रमेश जी, बिल्कुल तमीज है मुझे। शाहिद साहब, प्लीज, शाहिद साहब प्लीज। पूरा मुल्क मिलकर तुम्हें पढ़ा रहा है पाठ, समझ में आ रही है ना सबके? अभी वेस्ट बंगाल में तुम्हें पाठ पढ़ाया गया, जीरो आई है तुम्हारी, पूरे मुल्क के अंदर जीरो आएगी।
दिलीप जी, जहां पर तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है, क्या हो मुल्क की बात करने वाले हो? बस तुम्हारे पास ठेका है मुल्क, हमारे पास ठीक है, कोई बात नहीं। ना आपके पास ठेका है। रमेश जी प्लीज, दिलीप सब्जेक्ट पे बोला, आप डिबेट करें सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट पे बोल रहे सर, हम सब्जेक्ट पे बोल रहे हैं। सब्जेक्ट पे बोल रहे हैं आप। दिलीप जी, दिलीप जी 4 दिन की प्रैक्टिस होगी और वो बैठे हैं आप जो है। नहीं व्यक्तिगत मेरी 19 साल की प्रैक्टिस है। 38 साल की प्रैक्टिस है मेरी। 38 साल की प्रैक्टिस होगी। आपको हक है इस तरह से बोलने का क्या मुझसे? 38 साल की प्रैक्टिस होगी तो हुआ करे। शाहिद साहब प्लीज। मैं बिल्कुल कंट्रोल हूँ, वो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। राजनीतिक बात क्यों की? लीगल बात करते हैं? क्यों नहीं करूँ राजनीतिक बात? मुझे बैन है क्या कुछ? पार्टी में से कैसे बात किया? मुझे बैन है क्या? मुझे बैन है क्या? चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। शाहिद साहब, लेकिन एक सेकंड शाहिद साहब, एक बात, लेकिन जो पार्लियामेंट, आप ये कहें कि पार्लियामेंट जो बिल पास कर रहा है उससे देश को नुकसान होगा, ये ठीक नहीं। आप वकील हैं, आप कानून के जान नहीं। ब्रेक के बाद घटना चक्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस हिस्से में हम बात करेंगे जयललिता की, जो कि तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में महज 10 सेकंड के अंदर वो हाईकोर्ट से बरी हो जाती हैं। हालांकि हाईकोर्ट का फैसला है, उसका सम्मान है, लेकिन कई तरह के यहाँ पर ये जो है सवाल भी पैदा हुए हैं कि देश में जो आम कैदी होते हैं उनको जो है लेकर के काफ़ी वक्त लग जाता है, लेकिन जो बहुत वीवीआईपीज होते हैं उन्हें बड़ी जल्दी जो है बेल मिल जाती है, या फिर वो जो है अदालतों से एक तरह से जल्द जो है अदालतों के चक्कर काटने से बच जाते हैं। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं इस पूरे मामले पर, पहले हम वो आपको सुनवा दें। AIADMK की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है। जयललिता जब हाईकोर्ट से बरी हुई तो उसके बाद खुशी मनाई गई, यहां तक कि संसद के अंदर मिठाई तक जो है बांटी गई है। किस तरह से सांसदों ने जो जयललिता की पार्टी के हैं AIADMK के, उन्होंने खुशी मनाई और क्या कुछ कहा, आइए वो सुनते हैं। Honorable Amma is always clean. She is the most honest politician in the whole of world. She has been falsely implicated in a false case. Now the Indian judiciary has vindicated. Now we thank judiciary, we thank judiciary. और कांग्रेस प्रवक्ता पूर्व मंत्री आनंद शर्मा ने क्या कुछ कहा है इस पर, आइए वो सुनते हैं। No, it's we take note of the judgment of the court. That's all. It's not a political issue to be commented upon. The matter was sub judice. Court has given its verdict, and there are established legal and judicial processes in the country. और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कुछ कहा, वो भी सुने। Bit surprising this judgment, and we have to study it to find out where the judge has relied on, because he has to give an argument. But certainly in view of what the Supreme Court had said, I think an appeal is very desirable, because we can't let this go at this stage.
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर जयललिता को बधाई दी है, लेकिन यह भी माना जा रहा है कि जल्द ही जयललिता एक बार फिर से तमिलनाडु की कुर्सी संभालेंगी सीएम पद की, और उसके बाद जो उनका अपना काम करने का तरीका है वो उस तरह से आगे बढ़ेंगी। दिलीप जी, किस तरह से इस पूरे इशू को देखा जाए? नहीं, एक तो 10 सेकंड का हमने कहा कि ये 10 सेकंड में वर्डिक्ट आज डे था, जिससे पहले उस पर बहस हो चुकी है, और ये बहस काफी दिनों से मामला बहुत लंबित पुराना मामला है, और इसमें दो पक्ष, लेकिन एक बात जरूर है कि सलमान खान और जयललिता के जो ये स्वाभाविक न्याय प्रक्रिया से दोनों में, सलमान खान में भी और यहाँ पे भी स्वाभाविक न्याय प्रक्रिया से वहां उनको बेल मिला, यहाँ एक्विटल हुआ, और लेकिन जो इसमें एक संकेत पूरे देश में वहां से सलमान खान से, यहाँ से भी जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं या जिस तरह से चर्चा हुआ उसमें ये जरूर जा रहा है, और कोर्ट में भी ये कहा गया कि जिन लोगों के पास, जिन नागरिकों के पास यहाँ पे साधन है वो न्याय पा सकते हैं, जिनके पास साधन नहीं है उनके लिए न्याय का रास्ता जो है वो बहुत कठिन है, मुश्किल है। उनको न्याय मिलने में न सिर्फ समय ही मिलता है बल्कि एक लंबा समय अरसा लग जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो ये जो एक चीज है कि जब जिनके पास साधन होता है तो वहां पे उनको तुरंत चाहे वो बेल ले लेते हैं, एक्विटल हो जाता है, उनकी सुनवाई चाहे जैसे भी हो। तो मुझे लगता है कि एक वैसे तो न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से बेल एक्विटल हुआ है, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो जिस तरह से इस पे बहस और चर्चाएं हो रही है, और जिस तरह से अगर हम मामलों को देखें, करोड़ों मामले लंबित हैं, कई मामलों में लोग सालों साल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मामला चला जाता है, उसको कुछ होता नहीं है, तो वहां पे लगता है कि जहां साधन है वहां पे न्याय है, जहां साधन नहीं है वहां न्याय नहीं है, ऐसा देखने को मिलता है। बिल्कुल, चूंकि एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक कहा यह जाता है कि 60% से ज्यादा मुकदमों में आरोपी 3 महीने से ज्यादा वक्त जो है जेल में बिताता है। ये एक सरकारी आंकड़ा है जिसके आधार पर यह बात सामने आई है। रमेश जी, पूरे मामले को किस तरह से देखें? अंजर जी, पहली चीज तो इंडियन जुडिशियल सिस्टम में हम लोगों को इस तरह का प्राविधान नहीं है कि डिबेट के जरिए कोई कमेंट्स हम पास नहीं, जिस संकेत की तरफ दिलीप जी ने इशारा किया है। नहीं, मैं इसमें एक जानकारी दे दूं कि सलमान जी के केसेस में भी जो है एक पूरे देश में भूचाल मचा, और लोगों ने कह दिया कि देखिए वो पैसे वाले हैं, और पैसे वाले होने की वजह से ये वेल और जेल और ये सारा सिस्टम ताक में रख दिया। चूंकि मैं भी सेशन से सुप्रीम कोर्ट आया हूँ, मेरे जीवन की आज मुझे वो घटनाएं याद आ गई कि मैं डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ हाथरस का रहने वाला हूँ। आईपीसी 307 में जिसका इम्प्लीमेंट लाइफ और 10 ईयर्स है, मैंने तमाम केसेस में हाई कोर्ट से सेम डे लिया, और सेम डे लेने के बाद बेल की हियरिंग करके डे बाई डे मैंने जेल नहीं जाने दिया, और एक्यूज्ड को बेल पर रिलीज करा लिया। ये जो परसुएशन है, जो सलमान जी की जो टीम थी एडवोकेट्स की, और जो उनके साथ आप भी वही कह रहे हैं, लेकिन आपके शब्द अलग हैं। टीम के साथ टीम में कौन कर सकता है? इसमें कई चीजें हैं जी। एक और भी चीज, आसाराम बापू भी मैदान में निकल आए, लेकिन इनके पूरे केस में एक तो कहीं इनकी जो है एब्सकॉन्डर के रूप में नहीं है, पूरा कंप्लीट केसेस को तारीख वाइज तारीख उपस्थिति रही है, पहली चीज। दूसरी चीज एक और है, एविडेंस का कहीं टेम्परिंग पार्ट नहीं है इनका, इन्होंने गवाहों को कहीं हड़काया नहीं, धमकाया नहीं, जबकि आसाराम बापू के गवाह तो हत्या होती गई। तो डिफरेंट, हाँ एक चीज मैं मान सकता हूं, लेकिन जुडिशियल सिस्टम में कोई कमेंट्स वजह करने के, जो मैं भी लीगल आदमी, लेकिन एक चीज है, जो जयललिता जी का जो पूरा केस आया, जिस तरह से सलमान जी, एक फर्क है, सलमान पर डिबेट हो रहा है, पैसे वाला या गरीब के उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी है, उसमें कहीं पैसे वाला गरीब का कोई प्राविधान नहीं है। लेकिन एक चीज है कि जो भी आदमी ढंग से पैरवी कर ले एविडेंस के पार्ट को, यहां भी जयललिता वाले केस यही हुआ है कि उन्होंने जो एविडेंस के पार्ट को एक ढंग से परस्यू किया, और जिस तरह से उनका जो एक सेशन कोर्ट से उनका कन्विक्शन जिस टाइप से हुआ 4 साल का प्लस 100 करोड़ रुपए, तो उसमें जो जिस तरह से उस पार्ट को पूरे एविडेंस के पार्ट को देखा गया, और वो अपील उनकी एक्सेप्ट हुई और रिहा हो गई। यहां सबसे बड़ी चीज यही है कि हम जो डिबेट कर रहे हैं, अभी मुझे खुशी हुई आनंद शर्मा जी ने भी, क्योंकि ये पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है,
जिसमें हम टीका टिप्पणी करें। एक मेरिट पे सिस्टम है, एविडेंस का पार्ट है, प्रोसिक्यूशन प्रूफ नहीं कर पाया और उसको जो है प्रूफ न अपील एक्सेप्ट हो गई, लेकिन इसको दूसरे रूप में नहीं लिया सकता। आप तमाम केसेस में इसका विपरीत भी प्रभाव पड़ता है। चर्चित जो लोग होते हैं उन चर्चित लोगों पर मीडिया के बेसिस पर जुडिशली और दूसरा जो प्रोसिक्यूशन पार्ट है सख्त हो जाता है। कई बार इसका बहुत उल्टा देखने को मिला है, लेकिन हम इंडियन जुडिशियल सिस्टम पर उंगली नहीं उठा सकते क्योंकि वो एक एविडेंस का प्रोसिक्यूशन का पार्ट है। वो यानी आप मानते हैं किसी तरह का कोई संकेत यहाँ से नहीं जा रहा? नहीं, बिल्कुल जो कोर्ट का फैसला था वो आ गया है, तमाम चीजें प्रॉपर वे में है। और मुझे खुशी हुई पार्लियामेंट में जो आनंद शर्मा जी ने भी बिना किसी उसको भी जो कमेंट न कोई भी पास ऑन करने से दूर बचे। शाहिद साहब जी। सर ऐसा है, पहली बात तो यह है कि 10 सेकंड का डिसीजन नहीं है ये। अगर आप पूरे केस पे गौर करें, 1996 का ये एफआईआर है जो कि सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने एक प्राइवेट कंप्लेंट दी थी। प्राइवेट कंप्लेंट देने के बाद में मजिस्ट्रेट साहब ने उस पर ऑर्डर किया एफआईआर रजिस्ट्रेशन के लिए। जो पॉलिटिकल वहां पर सिचुएशंस हैं, डीएमके, एआईडीएमके, ये जितनी भी हैं, ये इनकी आपस की एक राइवलरी है, आपस की एक लड़ाई है, कहीं ना कहीं वो सारी चीजें उसमें है। जब वो होते हैं तो वो अपने एविडेंस करा लेते हैं। जब जयललिता थी तो जयललिता ने 76 विटनेसेस को दोबारा रिकॉल करवा के एविडेंस करवाया, जो कि ज्यादातर उसमें से गवाह मुकरे। फिर डीएमके के कहने पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को ट्रांसफर किया बेंगलोर। बहुत सारी इस केस के अंदर ऊंचाइयां नीचाइयां हैं, बहुत सारी जगह इस केस को अगर आप पूरे को देखो तो इसमें आप समझोगे कि कहीं ना कहीं कोर्ट को लगता है कि फेयर ट्रायल नहीं होता तो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। संपन्न वर्ग ने इसमें इंटरफेयर करने की कोशिश की है। जब जयललिता पावर में होती थी उन्होंने इंटरफेयर करने की कोशिश की है, जब डीएमके होते थे उन्होंने इंटरफेयर करने की कोशिश की है। बहरहाल ये 10 सेकंड का डिसीजन इसलिए नहीं है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक स्पेशल बेंच इस केस को सुनवाई के लिए बनाई। उस केस को सुनवाई की गई। सुनवाई करने के बाद जो ऑपरेटिव पार्ट होता है, कोई भी जजमेंट जब कोर्ट के अंदर पढ़ा जाता है तो 10 सेकंड, 15 सेकंड, 5 सेकंड के अंदर ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा जाता है। उसके अलावा जो जजमेंट होता है बहुत सारे पेजेस का होता है, वो नहीं पढ़ा जाता है। तो 10 सेकंड का मतलब यह है कि उसमें जो जितने पेजेस हैं उसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आप बाद में पढ़ लीजिए। एक चीज ये। दूसरी चीज ये कि इसमें संपन्न वर्ग की जो बात है या जिस तरफ आप इशारा कर रहे हो, मैं बिल्कुल भी इस चीज से नहीं चूकूंगा ये कहते हुए कि किसी भी और केस के लिए या किसी गरीब के केस के लिए स्पेशल बेंच नहीं बनाई जाती है ऑनरेबल हाई कोर्ट की। इस केस को आप सुनिए, डे टू डे बेसिस पे सुनिए। ठीक है, यहां पर चूंकि इक्वलिटी ऑफ लॉ अमंग द सिटीजन्स नहीं है, इक्वलिटी ऑफ क्लासेस है, ये बिल्कुल बात सही है। एक कोई मुल्जिम होता है, उसके पास बैटरी ऑफ लॉयर्स हैं, अच्छे लॉयर्स हैं, अच्छे पैसे हैं, वो अच्छी सेवाएं लेता है। कानून की फिर भी वही बात होती है, हायरार्की ऑफ जुडिशरी है। एक जज ने उसको जिस तरह से समझा उसने सजा दे दी, दूसरे तरीके जज ने उन्हीं एविडेंसेस को अपनी तरफ से अप्रिशिएट किया, दोबारा अप्रिशिएट किया, उसको बरी कर दिया। हो सकता है तीसरे जज साहब या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मैटर आए, वो दोबारा से जजमेंट रिवर्स हो जाए, कुछ और हो जाए। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पैसे के बल पे या किसी बल पे एविडेंस इसको जजमेंट को रिवर्स करवा लिया। ये है सिर्फ हायरार्की ऑफ जुडिशरी, क्योंकि एक मशीन नहीं है, जजेस मशीन नहीं है, लॉ एक सिस्टम है। वो जजेस अपने अपने दिमाग से, अपने एक्सपीरियंसेस भी उनके होते हैं और जजेस उसको एविडेंसेस को अप्रिशिएट करने का तरीका होता है कि मैं किस तरह से अप्रिशिएट कर रहा हूं, मेरे सामने जो वकील पेश हो रहा है वो किस तरह से जिराई कर रहा है, उसमें से क्या पॉइंट्स मेरे सामने देके बता रहा है, मैं किस तरह से लोगों को कन्विंस कर रहा हूं या मैं जज साहब को किस तरह से कन्विंस कर रहा हूं, वो सारी चीजें उसका पार्ट एंड पार्सल होते हैं। तो इसमें जुडिशरी अपना काम कर रही है, बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। इस तरह के अपवाद छोटे बहुत होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता होगा, बट इसमें इसको हम उस नजर से नहीं देख सकते। एक नजर शकील साहब जी जी जी। एक्चुअली प्रोसिक्यूशन का जो पार्ट होता है वो नीचे रहता है। प्रोसिक्यूशन के पार्ट पर टेम्परिंग होती है, वो चाहे पॉलिटिकल हो चाहे क्रिमिनल साइड का बेस पर ना ले, वो होती रहती है। लेकिन जुडिशियल सिस्टम जिस पर आज हम जिंदा हैं, जिस पर बचे हैं, वो जो प्रोसिक्यूशन का जो एविडेंस का जो सॉर्ट आउट होकर के आता है, वो हमारे सामने बन के आता है। उस पर कमेंट जी। देखिए, इस केस में अभी जो हम डिबेट कर रहे थे उसमें हमने सलमान और जयललिता दोनों केस को इक्वली डिस्कस किया है। सही नहीं है। सलमान के केस में बेल का मामला है और बेल 100% डिस्क्रेशन है जज का, जिस एक ही दिन में सेम नेचर के एक ही केस में किसी को बेल दे सकता है, किसी को नहीं दे सकता है। तो सलमान के बेल का मामला कंप्लीट अलग है। अब ये है जजमेंट का। जयललिता के केस में स्पेशल कोर्ट बन के एक जजमेंट आउट ऑफ स्टेट हुआ है। तो एक बात बहुत आम तौर पे
आती है कि बड़े लोगों के लिए बड़ी सहूलत है और उनको बड़ा आसानी से मिल गया, लेकिन उतनी ही प्रॉब्लम भी है। जब डे टू डे जाता है एक केस मोस्ट इंपॉर्टेंट लोगों का, तो हर छोटी छोटी चीज जनता के बीच होती है। सेम तरह के नेचर में बेल डिसीजन, सेम तरह के नेचर में बेल रेगुलर मिलता है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। जैसे हमारे भाई साहब अभी रतन भाई बोल रहे थे कि इस तरह के बेल हम लेते रहे हैं, लेकिन कभी कोई चर्चा नहीं होती है। एक वीआईपी केस में कम से कम नोटिस में आ जाता है और उसको ज्यादा केयर करना पड़ता है, प्रेशर भी पड़ता है, केयर करना पड़ता है। उसमें कभी कभी वीआईपी को ज्यादा नुकसान भी होता है। लेकिन एक सेकंड, हम अपनी बात पूरी कर रहे हैं। हाँ बोलिए ना सर, सर बोलिए। मैं ये क्या एक कॉमन आदमी, गरीब आदमी के पास साधन उतना होता है कि वो अच्छे लॉयर को या अच्छे साधन को इकट्ठा करके न्याय पा सके? सवाल इसका है। सवाल जयललिता सलमान खान का मैं मिला नहीं रहा था। मैं कह रहा हूं कि अमूमन ये संकेत जा रहा है अब, अगर आपके पास साधन है तो आपके पास न्याय पाने की बेहतर चांसेस हैं। सर ये जो आप कह रहे हैं इतना इंपॉर्टेंट विषय है, ये विषय किसी केस, जयललिता केस, सलमान केस और भी हजारों किस्म के केस से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इस देश के अंदर न्याय पाना बहुत डे बाय डे मुश्किल और कॉस्टली हो रहा है। इस पर पूरे देश को एक सोचने की संजीदगी की जरूरत है। समय उसके लिए कॉस्टली है। जिसके पास पैसे हैं, दे कैन अफोर्ड इट, दे कैन हैव द जस्टिस। है तो नहीं ये वैसे बाजार ये चीज नजर भी आती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। शकील साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शाहिद साहब आपका शुक्रिया, रमेश जी आपका और दिलीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए जय न्यूज़।